नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, टीजीटी एसएसटी दिल्ली। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी में महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हर एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम्स में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिए जाते हैं। एनसीईआरटी जो है वो सिविल सर्विस, एनडीए, सीजीएल वगैरह के जो एग्जाम हैं उनका बेस होता है। अगर एनसीईआरटी मजबूत है तो समझो हम किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमने एनसीईआरटी से क्वेश्चन आंसर का एक सिलसिला है। इसमें हम क्लास 6 से 12 तक की जो भी एनसीईआरटी बुक्स हैं उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसमें हम टीजीटी, एसएसटी, टीएसएसबी और अदर स्टेट सीटेट, एस्टेट वगैरह के लिए भी ये काफ़ी उपयोगी है। और इसमें एसएसटी यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स चारों पार्ट इसमें हम शामिल करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले क्लास 6 से करते हैं, जिसमें 5-6 वीडियो बनेंगे और इसमें आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। आप कभी भी पीडीएफ से जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ये सभी जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, महात्मा गांधी जी ने भारत में वैश्विक मताधिकार की मांग को कब और किस समाचार पत्र में प्रमुखता से उठाया? इसके लिए ऑप्शन है 1931 यंग इंडिया, दूसरा 1935 हरिजन में, तीसरा 1940 द हिंदू और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है पहला ऑप्शन 1931 यंग इंडिया में। सबसे पहले गांधी जी ने वैश्विक मताधिकार की मांग की थी। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, यंग इंडिया ये समाचार पत्र गांधी जी से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1919 में की गई और 1931 तक इसका प्रकाशन किया गया। दूसरा हरिजन ये समाचार पत्र भी जो है गांधी जी से संबंधित है। इसको गांधी जी द्वारा 1933 में प्रारंभ किया गया। द हिंदू ये एक दक्षिण भारतीय समाचार पत्र है जिसकी शुरुआत वी राघवाचारी ने 1878 में की थी। 1878 में की थी और यही एक समाचार पत्र था द हिंदू, जिसमें 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना की गई उसकी घोषणा सबसे पहले इस समाचार पत्र में की गई थी। गांधी जी के दूसरे जो समाचार पत्र हैं, इंडियन ओपिनियन, ये 1903 में दक्षिण अफ्रीका से शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा। नवजीवन ये 1920 में गांधी जी ने इसका प्रकाशन शुरू किया। तो ये गांधी जी के द्वारा स्थापित किए गए महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे। दूसरा प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर राज्य को अलग जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में कब विभाजित किया गया? ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2020, दूसरा 31 अक्टूबर 2019, तीसरा 26 जनवरी 2021 और चौथा 15 अगस्त 2019। तो इसका जो सही है वो है 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के लिए जो विशेष प्रावधान थे उनको समाप्त करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित किया। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किन स्थानों पर अग्निकुंड मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से महत्वपूर्ण अग्निकुंड कहां पर मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल, धोलावीर और चनहुदड़ो, रोपड़ और बुरजों। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है कालीबंगा और लोथल, नंबर 2। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पहले खोजे गए 2 स्थान, ये आपको याद रखना है। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। दोनों स्थान अब पाकिस्तान में है। कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात में है। धोलावीरा गुजरात का, चनहुदड़ो सिंध पाकिस्तान में, रोपड़ पंजाब में और बुरजहोम जो है ये जम्मू और कश्मीर में है। रोपड़ 1947 यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा गया पहला सिंधु घाटी का सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? इसके ऑप्शन हैं लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा। तो जो बंदरगाह के अवशेष हैं वो लोथल से मिले हैं, जो गुजरात में महत्वपूर्ण स्थल है लोथल से। लोथल गुजरात और यहीं से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन है कालीबंगा, ये राजस्थान में है, राखीगढ़ी
हरियाणा के हिसार में है। हड़प्पा पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कांस्य धातु किन धातुओं के मिश्रण से बनाई जाती थी? जो कांस्य धातु है वो किसका मिश्रण था? ऑप्शन है लोहा और तांबा, दूसरा तांबा और टीन, तीसरा चांदी और कांस्य, चौथा कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है तांबा और टीन। तांबे और टीन के मिश्रण से जो है कांस्य धातु बनाई जाती थी और कांस्य का ही ज्यादातर उपयोग होता था कांस्य सभ्यताओं में। अगला प्रश्न है, मानचित्र का प्रमुख घटक है। इसमें ऑप्शन है दूरी, नंबर 2 पे ये दिशा आएगा, दूरी, दिशा, नंबर 3 प्रतीक और नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो किसी भी मानचित्र का जो प्रमुख घटक है वो उपरोक्त सभी है, यानी कि दूरी भी, दिशा भी और प्रतीक भी, ये तीनों ही महत्वपूर्ण घटक हैं किसी भी मानचित्र का अध्ययन करने के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, सड़क, वर्षा, वन या उद्योग को दर्शाने में कौन से मानचित्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें पहला है थीमेटिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र, तीसरा भौतिक मानचित्र, चौथा उपरोक्त सभी। ये 3 प्रकार के मानचित्र होते हैं। तो जो सड़क, वर्षा, वन या उद्योग है वो थीमेटिक मानचित्र से दर्शाए जाते हैं। राजनीतिक मानचित्र जो है वो पॉलिटिकल मैप होते हैं, शहर यानी कि जिला, राज्य या देशों का जो बाउंड्रियां खींची गई हैं जिसके माध्यम से हम उनका अध्ययन करते हैं। भौतिक मानचित्र में भौगोलिक जो स्थलाकृति है, जैसे पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, वन है, वन इसमें नहीं आएगा, इनको दिखाने के लिए भौतिक मानचित्र का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में बाट बने होते थे। तो इसका पहला ऑप्शन है चैट पत्थर, दूसरा लोहा, तीसरा सेलखड़ी, चौथा टीन। तो हड़प्पा सभ्यता में जो बाट बने होते थे वो चैट नामक पत्थर से ही बनाए जाते थे और बाटों का जो अनुपात था वो 2:4:8:16:32 इस तरह से इस अनुपात में बनाए जाते थे। बाकी जो ऑप्शन है लोहा, इस लोहा जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। सेलखड़ी, इसका उपयोग जो है मोहरे बनाने के लिए किया जाता था। बहुत सारी सेलखड़ी से बनी हुई मोहरे मिली हैं हड़प्पा सभ्यता की, और हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरे थी उनका आकार चौकोर होता था, वर्गाकार। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में हल्के आकार का खिलौना कहाँ मिला है? नंबर 1 हड़प्पा, नंबर 2 मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा, चौथा बनवाली। तो हल आकार का जो खिलौना मिट्टी का बना हुआ मिला है वो बनवाली से मिला है, और बनवाली जो है ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। तो इसका आंसर है बनवाली। हड़प्पा पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा से एक साथ 2 फसलें उगाने का साक्ष्य मिला है, हड़प्पा से एक नर्तकी की मूर्ति मिली है और मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की एक मूर्ति मिली है। कालीबंगा से ऊंट की हड्डियां भी मिली हैं। ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक किताब किसने लिखी? चरक संहिता नामक जो किताब है, ऑप्शन है बाणभट्ट, पतंजलि, चरक, धन्वंतरी। तो चरक संहिता ये आयुर्वेद पर लिखी गई किताब है, इसके लेखक चरक हैं। और ये जो किताब लिखी गई चरक संहिता, ये चरक जो है कनिष्क के दरबार में थे प्रथम शताब्दी में। बाणभट्ट, बाकी ऑप्शन को भी हम देखेंगे। बाणभट्ट इसने हर्षचरित लिखी और ये हर्षवर्धन के दरबारी थे। पतंजलि इसने महाभाष्य लिखी, ये पुष्यमित्र शुंग के दरबारी थे। और धन्वंतरी ये एक वैद्य थे, ये भी प्राचीन काल में वैद्य थे, आयुर्वेद से जुड़े थे। तो चरक संहिता का हमारा आंसर है चरक। अगला जो प्रश्न है वो है, किस पूरा स्थल से व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और शंख मिले हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है ब्रह्मगिरी, दूसरा लोथल, तीसरा महागढ़, चौथा इनाम गांव। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन 1 और ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके और कुछ शंख मिले हैं। ये सभी भारत के महत्वपूर्ण जो है पूरा स्थल हैं। तो हमारा आंसर ब्रह्मगिरी है, ये कर्नाटक में है। लोथल आप सभी को पता, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा, गुजरात। महागढ़ ये महत्वपूर्ण पूरा स्थल है, उत्तर प्रदेश में है। इनाम गांव ये भी एक पूरा स्थल है और ये महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण पूरा स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में महिलाओं को प्रथम बार मताधिकार कब दिया गया? तो दोस्तों हम जो भी प्रश्न इसमें करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके बेस को मजबूत करेंगे। हर प्रश्न से आपको 3 या 4 नए तथ्य मिलेंगे। किसी भी प्रश्न
में आपको कोई डाउट नहीं होगा, ऑथेंटिक आपको आंसर मिलेंगे और इससे आपका बेस मजबूत होगा। साथ ही अगर आप यूपीएससी, एनडीए, सीजीएल या किसी भी स्टेट का सीटी वगैरह की तैयारी करते हैं तो उन सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से ही बहुत सारे प्रश्न लिए जाते हैं। और जो जीके या जीएस है, अगर वो आपको मजबूत करना है तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी आपकी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी इसका बेस है। तो इसके लिए हम समय समय पर जो है क्लास 6 से 12th तक की जो भी एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो तथ्यों के साथ आपके साथ शेयर करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे, ऑथेंटिक उत्तर देंगे। तो इसके लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 से, जिसके ऊपर आपको समय समय पर इस तरह के नोटिफिकेशन और वीडियो मिलती रहेंगी। साथ ही हम एनसीईआरटी नहीं बल्कि और भी जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं उनमें जो करंट में प्रश्न आते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उनको भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जीएस के या जीके के क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते रहते हैं दूसरे परीक्षाओं में। तो अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, अमेरिका में महिलाओं को प्रथम बार मताधिकार कब दिया गया? ऑप्शन है पहला 1776, दूसरा 1945, तीसरा 1920, चौथा 1789। ये यहाँ पर पांचवा लिखा गया है। कुछ ऑप्शन में गिनती गलत हो सकती है, लेकिन आगे से पीडीएफ में इसका ध्यान रखा जाएगा। साथ ही जो भी हम प्रश्न उत्तर करेंगे इसकी आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि आप भविष्य के लिए इसको सुरक्षित रख सकें और समय समय पर इनको रिवाइज कर सकें। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है हमारा 1920। महिलाओं को प्रथम बार वोट देने का अधिकार अमेरिका में 1920 में दिया गया। अब इसके ऑप्शन को देखते हैं। 1776, 4 जुलाई 1776 को जो है अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। और जहां तक मताधिकार का संबंध है तो सबसे पहले मताधिकार 1893 में महिलाओं को न्यूजीलैंड में दिया गया, न्यूजीलैंड में। इंग्लैंड में 1928 में दिया गया महिलाओं को वोट देने का अधिकार। और अगर हम भारत की बात करें तो हमारे देश में 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 21 वर्ष। 18 वर्ष जो है ये हम सभी जानते हैं भारत में वयस्क मताधिकार के लिए निर्धारित किया गया है। 25 वर्ष ये लोकसभा के लिए है। 30 वर्ष राज्यसभा यानी कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो 18 वर्ष मताधिकार के लिए, 25 वर्ष लोकसभा चुनाव के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए और 21 वर्ष की न्यूनतम आयु जो है वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, दो स्थानों के बीच एक देशांतर यानी कि 1 डिग्री देशांतर का होने पर समय में कितना अंतर होता है? ऑप्शन 1 मिनट, 4 मिनट, 60 मिनट, 15 मिनट। तो इसका सही आंसर है 4 मिनट। 1 डिग्री का अंतर होने पर दो स्थानों के बीच में समय का जो अंतर है वो 4 मिनट का होता है। अगर दो स्थानों के बीच 15 डिग्री का अंतर है तो हम 4 से गुना करेंगे यानी कि 60, तो उनके बीच में 1 घंटे का समय अंतराल होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अक्ष का झुकाव कोण कितना होता है? तो इसका हमारा आंसर है, 4 ऑप्शन है, 235 डिग्री, 66.5 डिग्री, 60 डिग्री और 66 डिग्री। ये चारों ही ऑप्शन इसमें गलत हैं, क्योंकि मिस प्रिंट में पहला जो ऑप्शन था हमारा ये 23.5 डिग्री आएगा। 23.5 डिग्री जो झुकाव कोण होता है पृथ्वी के अक्ष का, और ये झुकाव कोण बहुत ही महत्वपूर्ण है ऋतु परिवर्तन के लिए, दिन रात के लिए। और इसी झुकाव कोण के कारण जो है उत्तरी ध्रुव पर बहुत कम सूर्य का प्रकाश पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री ने प्रथम बार बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है? तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध है कि आप इसी तरह के एनसीईआरटी बेस्ड महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल कंप्लीट जीएस 360 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो अगला हमारा जो प्रश्न है लास्ट 16, इसके ऑप्शन है वराहमिहिर, चरक, आर्यभट्ट और रामानुज। तो सबसे पहले प्राचीन भारत में जो है आर्यभट्ट ने ये बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूमती है। इसमें एक बार ऑप्शन देखते हैं। वराहमिहिर ये 5वीं सदी के एक महत्वपूर्ण
खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका पुस्तक लिखी। चरक, ये आयुर्वेद से जुड़े थे, चरक संहिता नामक किताब लिखी, कनिष्क के दरबारी थे। और रामानुज, रामानुज 1017 पेराम्बदूर तमिलनाडु में जन्मे एक भक्ति संत। इन्होंने विशिष्टता द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। और जो आर्यभट्ट है, इन्होंने सबसे पहले ये बताया था, तो हमारा उत्तर आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट का जन्म 398 ईस्वी में कुसुमपुर, पटना के नजदीक बिहार में हुआ। और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियन नामक पुस्तक भी लिखी। तो इस ये गुप्त काल से संबंध रखते थे आर्यभट्ट। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न उत्तर। आशा करते हैं कि आप सभी को पसंद आए होंगे। तो सभी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।